नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट नॉलेज पर। आज हम ले आए हैं CUET 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 3। चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? देखिए, कहता है कि डैश 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 इज ए मार्केट वेयर इकोनॉमिक एजेंट कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर एंडाउनमेंट्स विद ईच अदर। यानी कि कहना चाह रहा है कि जहां पर इकोनॉमिक्स एजेंट जो होते हैं वो फ्रीली एक्सचेंज कर देते हैं अपने एंडाउनमेंट्स को। यानी कि वो जो भी लेन देन कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ पर्पज से कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री हैं वो उस चीज को करने के लिए। उन पर किसी प्रकार के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ऐसे में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि इकोनॉमी जो है वो 4 टाइप की होती है, जिसमें हम एक पढ़ते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हम सोशलिज्म बोलते हैं। एक हम पढ़ते हैं कैपिटलिज्म, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी या इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं। और एक हम पढ़ते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक कंट्री है जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया हुआ है। और एक हम पढ़ते हैं जो कि डिक्टेटरशिप होती है। ठीक है, तो यानी कि हम कहेंगे कि जहां पर सोशलिज्म की बात हम करते हैं तो सोशलिज्म यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो यहाँ पाई जाती है। ठीक है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी में फ्री हैंड जो है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड होता है। यानी कि इकोनॉमिक एजेंट जो हमारा होता है वो फ्रीली एक्सचेंज कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीजों को। ठीक है, यहाँ हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, मार्केट इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। कहते हैं कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देखिए पहली स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। कहता है ऑप्शन नंबर 1 जो है ए, कहता है मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। कहता है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो चेंज है टोटल यूटिलिटी में ड्यू टू कंजप्शन, यानी कि कंजप्शन के कारण ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। यानी कि जब हम एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं तो जो टोटल में चेंज आता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो आपको पता है कि सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी हम इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो राइट है। ऑप्शन बी देखते हैं क्या कहता है कि 2 इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। कहते हैं कि 2 इंडिफरेंस कर्व जो हैं वो एक दूसरे को काटते हैं। दोस्तों हम जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं तो हम बात पाते हैं कि एक मान्यता जो असम्पशन हम मानते हैं, इसकी विशेषता भी है कि कभी भी 2 इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को नहीं काटते हैं जब सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं। जब हम सिंगल कंज्यूमर की बात करेंगे तो उसकी प्रेफरेंस जो होंगी, उसके जो टेस्ट होंगे वो क्या होंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो स्थिर होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी कि उसके टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आया है, फैशन में कोई बदलाव नहीं आया है, कंज्यूमर वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एप्पल को प्रेफर कर रहा हूं तो अगली बार भी मैं एप्पल को ही प्रेफर करूंगा क्योंकि मेरे टेस्ट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अगर एप्पल मेरे को ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है तो नेक्स्ट टाइम भी एप्पल मेरे को ज्यादा यूटिलिटी देगा। तो इस मामले में इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको ध्यान करना है कि यहाँ इन्होंने कहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ हम हमेशा पढ़ते हैं कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, तो बी जो ऑप्शन है हमारा यहाँ गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं। कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम जीरो एट ए लेवल व्हेन टोटल यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट। तो जब हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते हैं तब हम एक डायग्राम बनाते हैं जहां हम ये देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है वो ऐसे चल रही है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो हम कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पर यानी कि एक इकाई पहले तक यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी थी, क्योंकि अगली इकाई जब हमने ली जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो थी, यानी कि 4 पर हमने मान करके चली हमारा टोटल यूटिलिटी जो था वो 30 था। तो 5वीं यूनिट जब हमने ली यानी कि यहाँ 1 यूनिट का चेंज किया तो टोटल जो है वो अभी भी 30 है। इट मीन्स यहाँ पर जो MU है वो क्या होगी, जीरो होगी।
यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ टोटल यूटिलिटी क्या है, सेम 30-30, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 सी जो है वो भी हमारा करेक्ट है। चलिए डी ऑप्शन की ओर देखते हैं। कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डज नॉट अफेक्ट इंडिफरेंस कर्व। आपको पता है दोस्तों कि जब हम इंडिफरेंस कर्व को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये कन्वेक्स है, ठीक है, और ये जो है स्ट्रेट लाइन आईसी है, या फिर ये जो है हम पढ़ते हैं कि कनकेव टू ओरिजिन है। तो इनके पीछे का जो रीजन है वो हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को रखते हैं। तो यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिफरेंस कर्व को अफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ जो है वो हमने देखा है कि डज नॉट अफेक्ट है, तो डी भी हमारा जो है यहाँ रॉन्ग हो जाता है। चलिए ई ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ई क्या कह रहा है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और आप देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है यहाँ लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है, और कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो हम देखेंगे कि ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए और सी और ई जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सी ई जो है हमारा सेकंड ऑप्शन है, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो क्या कह रहा है। देखिए मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो लिस्ट 1 कहता है ए इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहां पर अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो वो अपने जो वर्तमान स्तर है उसको कोई चेंज नहीं करना चाहता। ऐसे ही सेम प्रोड्यूसर के लिए वो भी अपने वर्तमान स्तर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर आकर के कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों स्टेबल हो जाते हैं, और जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों स्टेबल हो जाते हैं तो मार्केट भी वहां आकर के स्टेबल हो जाती है। यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई क्या हो, इक्वल हो। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि क्या कहता है कि प्लान्स ऑफ ऑल द कंज्यूमर एंड फर्म्स इन द मार्केट मैच। यानी कि जो कंज्यूमर के प्लान हैं वो जो फर्म मार्केट का जो फर्म है उनका दोनों का क्या हो जाए, मैच हो जाए, यानी कि जितना वो चाहता है उतना ही उसको मिले। तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है उसके लिए हम ये कहेंगे कि उसका सामने यही आएगा। देख लेंगे अगर चेंज होगा तो। एक्सेस सप्लाई की बात करते हैं। ऑप्शन बी कहता है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब है कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो आप देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 कहता है सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। तो दूसरे का हम कहेंगे कि 3 आएगा। ठीक है, दूसरे का 3 और पहले का 1। अगर हमको 2 ही चीजें आ रही हैं और 2 आ नहीं रही हैं तब भी हम इसका आंसर सही कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए का 1 आ रहा है हमें पता है, बी का 3 आ रहा है हमें पता है। तो ए का 1 यानी कि ये तो पहले ही कट गया था, ये 3 ऑप्शन हमारे पास बचे। अब बी का 3 ये रहा, यानी कि हम ये कहेंगे कि यही एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना, जो करेक्ट है। चलिए और देखते हैं। इंफीरियर गुड, आपको पता है इंफीरियर गुड जो है वो गुड होती है जिसका इनकम बढ़ने के साथ डिमांड कम हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम कहेंगे कि सी का जो आएगा वो सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, और प्राइस सीलिंग अपर लिमिट जो है वो गवर्नमेंट तय कर देती है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, और ये संतुलित कीमत है, और ये संतुलित मात्रा है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है और मार्केट में इस संतुलन प्राइस से ऊपर जो प्राइस को तय कर देती है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉफिट हो सके, उनको लाभ हो सके, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ जब वो उसको तय करते हैं तो यानी कि जो संतुलन प्राइस होता है, संतुलित कीमत होती है, उससे ऊपर जो है वो कीमत को तय कर दिया जाता है। इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो ऐसे में इसको हम कह सकते हैं कि ये एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। तो डी का जो है वो भी 4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि सी का 2 और डी का 4 यहाँ सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। कहता है कि व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व इज 1 एट एवरी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, दिस कर्व इज नोन एज। यानी कि जब इलास्टिसिटी है डिमांड कर्व की वो हर जगह जो है वो 1 है। ठीक है ना, ये कोई डिमांड कर्व है और इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, वो 1 है। तो ऐसे डिमांड कर्व को क्या कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं बच्चों कि ऐसे डिमांड कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है हम कहते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है, राइट एंगुलर हाइपरबोला। चलिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन इक्वालिटी P1x1 प्लस P2x2 लेस देन इक्वल टू M इज कॉल्ड द कंज्यूमर। ठीक है ना, कि जब हम P1x1 की बात कर रहे हैं और P2x2 की बात कर रहे हैं, यानी कि X गुड पर टोटल खर्च और X2 गुड पर टोटल खर्च, ठीक है ना, यानी कि एक कंज्यूमर का जो टोटल खर्च है वो उसकी इनकम के बराबर है या उससे कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी को हम क्या कहेंगे, तो हम इसको कहते हैं बच्चों बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फर्स्ट लेक्चर जो है बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है ना, बजट कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज होती है तो उसके हमारे को कंस्ट्रेंट कि आपको इतना ही खर्च करना है, इतना खर्च करना है, इट मीन्स कि आप इतने तक खर्च कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं या मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके बराबर तक खर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो यहाँ 42 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बजट कंस्ट्रेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है ना, कि स्टेटमेंट को देखते हैं, कहते हैं एडम स्मिथ जो है उनको इज टर्म्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो आपको पता ही है बच्चों कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो एडम स्मिथ ही हैं। ठीक है ना, तो एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहते हैं जेएम केन्स गेव द थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यस, द जेएम केन्स ने 1936 में 1936 में बुक लिखी थी। ठीक है ना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। ठीक है, तो इनकम एंड आउटपुट वाली ये उनका करेक्ट है, यानी कि बी भी हमारा करेक्ट है। 4 सेक्टर मॉडल आप देखेंगे तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यानी कि C प्लस I प्लस G और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारा जो है वो सही है। तो यहाँ 4 सेक्टर जब आप पढ़ते हैं तो मैंने आपको पहले बताया C यानी कंजप्शन, कंजम्पशन यानी कि हाउस होल्ड। ठीक है ना, I इन्वेस्टमेंट यानी कि आप कहेंगे प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है ना, G गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्लस X माइनस M यानी कि नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। यानी कि आप जब पढ़ते हैं 4 सेक्टर मॉडल तो हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये 4 ही सेक्टर पढ़ते हैं। तो यानी कि हम इसको यहाँ देख सकते हैं C प्लस I प्लस G X माइनस M, और ये डिमांड साइड की बात करता है, ये ध्यान कर लेना, ये डिमांड साइड की बात है, ये डिमांड इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी ऑप्शन कहता है स्टोर ऑफ वैल्यू इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। यस, ठीक है ना, तो स्टोर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसका प्राइम टू प्राइम मैं कहूँ कि बिल्कुल प्राइम जो कार्य है मनी का वो यही है एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जब हम प्राइमरी फंक्शन पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू जो है, ठीक है, वो भी प्राइमरी फंक्शन है मनी का। ठीक है, तो डी भी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। तो ए बी सी डी सारे ही हमारे यहाँ करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ए बी सी डी, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं, क्या कहता है, रीअरेंज द गिवन स्टेटमेंट इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, असेंडिंग बढ़ते क्रम में, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि 1776 में बुक आई थी एडम स्मिथ की, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। तो सी जो है हमारा पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, तो सी पहले नंबर पे आएगा। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में भी सी पहले पे नहीं है, 4 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, यानी कि 1 से ही हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाता है। सी पहले पे आएगा। उसके बाद में आप देखेंगे द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस, ये भी केन्स की बुक है, जनरल थ्योरी से पहले लिखी हुई है, फिर वो आएगी, फिर जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो केन्स की बुक है वो आएगी, और फिर जो महालनोबिस हैं, ठीक है ना, जिनको स्टैटिस्टिक्स का जनक भी हम कहते हैं, प्रशांत महालनोबिस, सेकंड जो हमारा प्लान था 5 ईयर प्लान, वो इनके ही मॉडल पे आता है, वो भी यही है। तो इनकी बड़ी प्रशंसा, बुरी बुरी प्रशंसा जो जितनी भी हम करें हमारे इंडियन इकोनॉमी में, इनका बड़ा योगदान रहा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, क्या कहता है, इफ देयर इज नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 2 ही चीजें हैं,
सी प्लस आई, यानी कि टू सेक्टर मॉडल है, ठीक है ना, टू सेक्टर मॉडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट वो भी मिसिंग है, और फोर्थ सेक्टर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है ना, नो फॉरेन ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये भी मिसिंग है, यानी कि टू सेक्टर मॉडल है। एक तो आपको ये ध्यान करना है, सी प्लस आई है। जब सी प्लस आई है इसका मतलब जी और जो x माइनस एम है वो जीरो हो गए, है ना, क्योंकि वो है ही नहीं, यानी कि वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे ये तो इक्वल टू वन नहीं हो सकता, वन तो इसमें ऐड होएगा तो चेंज हो जाएगा, लेस देन वन भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन वन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि जी इज इक्वल टू टी, यानी कि गवर्नमेंट है ही नहीं तो टैक्स भी है नहीं, कि गवर्नमेंट ही टैक्स को इम्पोज करती है, और जब टैक्स नहीं है तो हम गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, टैक्स नहीं है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी नहीं है, यानी कि सारे के सारे क्या है, जीरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज। तो आपको पता है जब हम जीडीपी डिफ्लेटर को पढ़ते हैं, ये जीडीपी डिफ्लेटर ही फाइंड करना है, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, ठीक है ना, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है ना। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी को पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि नॉमिनल कितनी है 1100, और रियल कितना है 1000, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है ना। तो हम कहेंगे आ गया 1.1, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। स्टॉक एंड फ्लो, मैंने आपको बताया हुआ है स्टॉक जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, और जो वेरिएबल होता है वो पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, स्टॉक आर डिफाइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नो। फ्लोज आर डिफाइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यस। फ्लोज आर डिफाइंड ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नो। स्टॉक आर डिफाइंड ए पार्टिकुलर, यस। अब देखिए आपको पता चल गया बी एंड डी जो है वो करेक्ट है और ए एंड सी जो है वो गलत है, ठीक है ना। तो अब देखिए बी एंड डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, बी एंड डी जो है वो करेक्ट है। जब बी एंड डी करेक्ट हैं और आपको और ऑप्शन में ई सभी में आपको इसमें मिल रहा है, यहाँ और बी एंड डी जो है ही नहीं, तो सी तो गलत है, यहाँ सी गलत है, यहाँ भी सी और ए दोनों गलत हैं, यहाँ भी सी गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 48 नंबर, ठीक है, क्या कहता है, इफ द सप्लाई ऑफ फाइनल गुड इज assumed to be infinitely elastic at constant price over a short period of time, aggregate output is determined slowly by the value of aggregate demand, this is called, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि अगर फाइनल गुड की जो सप्लाई है, ठीक है ना, इनफाइनेटली इलास्टिक एट कांस्टेंट प्राइस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इलास्टिसिटी जो है, ठीक है ना, वो बहुत है, इनफिनाइट है, ठीक है, इसकी सप्लाई की। एग्रीगेट आउटपुट इज डिटरमाइंड स्लोली बाय द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों से मिलकर के आपको पता है कि आपका जो आउटपुट है वो डिटरमाइन होगा, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड, ठीक है ना, तो इसको आप क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है कि जब सप्लाई जो है फाइनल गुड की वो इन्फिनिटली इलास्टिक मान ली जाती है, ठीक है ना, और इसका मतलब ये हुआ कि वो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जिसके ऊपर सप्लाई अवेलेबल है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है इफेक्टिव डिमांड, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो आपको पता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट दोनों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना, ध्यान कर लेना आपको, ठीक है। कई बार रियल पूछ लिया जाता है तो आप इसी फॉर्मूले को रखेंगे, इसको जो है आप इधर ले आएंगे, रियल इंटरेस्ट रेट क्योंकि नेगेटिव में जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट,
ठीक है, क्योंकि ये इधर से इधर आया है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। और इन्फ्लेशन रेट क्लियर है, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा, तो आपको ध्यान करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट का पूछ लिया जाता है कई बार, जो है नॉमिनल का पूछ लिया जाता है। तो रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू सॉरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। चलिए 49 क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, आज इतना ही करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द ही मिलती रहेगी। अब रेगुलर जो है टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।